हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ के अनदर वर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये जो आपकी क्लास होगी, ये आपकी क्लास आई थिंक 42 क्लास या 43 क्लास होगी। आई थिंक ये आपकी ना 42 क्लासेस होंगी। ये आपकी थ्योरी की 42 क्लासेस है। जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फीडबैक हाइप ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे ना थ्योरी क्लासेस कराई जा रही है, प्लस ग्रामर के MCQs वगैरह सब कराए जा रहे हैं और TCT की पूरी तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर। और जिसमें अभी तक 41 क्लासेस हो चुकी है। आज 42 क्लासेस है। शेक्सपियर हमने कम्प्लीट कर दिया है। नाउ वर्ड्सवर्थ पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। आप मेरी आवाज़ से जान पाए रहे होंगे कि क्यों नहीं क्लास हो पाई थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी 2 दिन गैप हो गया, कितना दिन ही गैप कर सकते हैं, है ना। तो हमको क्लासेस तो देनी ही देनी है हर हाल में, तो ज़्यादा गैप नहीं कर सकते ना, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे भले ही आज थोड़ा नॉर्मल है तो मैं क्लास में थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगर जैसे कोल्ड हुआ है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मतलब ये ऐसा कोल्ड है ना जो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, क्या ही बोलूँ। थोड़ा बीच में सही हो जाता है। आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें की तो वो भी मैंने किया, कुछ नहीं भी कर पाई लेकिन पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा। बहुत सारी दवाएं खाए, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। खैर, अब चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि 6400 ये MCQs है, ये 8000 फैक्ट है, ये TCT के लिए दोनों है। 6400 MCQs है। सारे MCQs इसमें है, मतलब आपके लिटरेचर प्लस ग्रामर का पोर्सन इसमें आपको मिल जाएगा। एंड 8000 ये फैक्ट्स है फॉर TCT, ठीक है। इसमें सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे सारे। अगर आप ये PDF अगर आप पढ़ रहे हो ना, आपके पास है, तो फिर आप ये सोचोगे ना कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह का ये PDF बनाया गया है। बाकी GIC के लिए अगर आपको चाहिए तो 6000 फैक्ट GIC के लिए बना दिया है मैंने, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा ये भी। तो अगर आप ये तीनों PDF चाहते हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हो 80 81 84 87 35 पे, यानी कि 8081848735 पे आप ले सकते हो, ओके। जो मैं तैयारी करा रही हूँ, इस तैयारी के साथ साथ आप ये PDF भी लेंगे तो बहुत आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये PDF बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, ठीक है, मिनिमल सी प्राइस में है। जैसे ये 6400 MCQs लेंगे 199, 8249 और ये 189 में है। लेकिन अगर आप ये दोनों लेते हो, तीनों लेते हो तो भारी डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोएम को डिस्कस करते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ना आपकी 3rd पोएम आई थिंक है ना, 3rd पोएम मैंने करा दिया है। ये 3rd पोएम है, क्योंकि 2 पोएम ऑलरेडी मैंने करा दिया है एंड वो बायोग्राफी करा दी है। चलिए, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में हम ये देखेंगे कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है ना, ये सोनेट है, ठीक है। मैंने कहा था ना विलियम वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट है। लंदन 1802 इसके पहले जो पढ़ा था वो भी सोनेट था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट तो 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट के किस पैटर्न को फॉलो किया है ये भी ध्यान रखना है। तो सोनेट 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके पेट्रार्कन, एक आपके शेक्सपियरियन। पेट्रार्कन को जिन्हें हम इटालियन सोनेट कहते हैं, शेक्सपियरियन को जिन्हें हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। तो ये जो सोनेट है, लाइक उसी तरह आपके लंदन 1802 की तरह ये भी सोनेट ही है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी सोनेट पेट्रार्कन सोनेट में ही लिखा है, पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है। समझ में आए? तो वही है पेट्रार्कन सोनेट का 8 लाइन ऑक्टेव, 6 लाइन सस्टेड। 8 लाइन ऑक्टेव में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना, शिकायतें ही शिकायत है, कंप्लेन ही कंप्लेन है। देन उसके बाद 6 लाइन सस्टेड में क्या होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम इसमें भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए, दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब है संसारिक या भौतिक चीज़ें, ठीक है। इज़ टू मच विद अस, ठीक है। लेट एंड सून, लेट एंड सून का मतलब क्या है, लेट एंड सून का मतलब हर समय, यानी कि सुबह शाम। तो इस फर्स्ट लाइन में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि हम इंसानों पर दुनियादारी और भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक चीज़ें, जो संसारिक चीज़ें हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको बोल रहे हैं वर्ड्सवर्थ। तो पहली लाइन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम इंसानों पर जो दुनियादारी और भौतिक सुख सुविधाओं का भूत
लेट एंड सून यानी कि हर समय हावी रहता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हर समय हम इंसानों पर दुनियादारी की जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं लाइक पैसे और सामान, यही तो भौतिक चीज़ें, पैसे और सामान हर समय हम पर हावी रहता है, चाहे सुबह हो या शाम हो। लेट एंड सून का मतलब हर समय, सुबह एंड शाम। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पार्ट्स। सॉरी, इस चीज़ को मैनेज कर लेना, क्या करूँ, इसलिए क्लासेस 2 दिन से नहीं ले पा रही थी, यही रीज़न था, बट और दिन मैं गैप नहीं कर सकती, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स में हम क्या देखेंगे, गेटिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, कमाना, है ना, कमाना, यानी कि गेटिंग मतलब कमाना या पाना, है ना, यही होता है। स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना। ले वेस्ट आर पावर्स का मतलब क्या होता है, ले वेस्ट आर पावर्स, ले वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, ले वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। पावर्स मतलब होता है हमारी, पावर्स मतलब शक्तियाँ होती है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारी जो मेंटली शक्ति है, यानी कि जो हमारी मेंटली पावर है, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है, उसके बारे में वर्ड्सवर्थ बात करते हैं कि जो हमारा पावर्स है, यानी कि जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक जो पावर्स है, ताकत है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस लाइन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ क्या करते हैं, पैसे कमाने में और पैसे को खर्च करने में, है ना, पैसे को खरीदने मतलब पैसे कमाने में और पैसे को खर्च करने में निकाल देते हैं। खर्च करने में जैसे भौतिक चीज़ों को खरीदने में, पैसे कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए, उसी में हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, इसमें ये क्या कहते हैं, और इस अंधी दौड़ में, और इस अंधी दौड़ में मतलब ये जो अंधी दौड़ है पैसे कमाने का, खर्च करने का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों लेने का, ये जो इस अंधी दौड़ में हमारी जो स्पिरिचुअल जो ताकत है, हमारी जो मानसिक जो ताकत है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आया, 2 लाइन समझ में आया ना। 2 लाइन में वर्ड्सवर्थ यही कहते हैं कि हम इंसानों पर दुनियादारी की लाइक भौतिक सुख सुविधाएं लाइक पैसा सामान का जो भूत है वो हर समय हावी रहता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने, भौतिक चीज़ों को खरीदने यानी कि खर्च करने में निकाल देते हैं, और इसी अंधी दौड़ में हम अपनी जो हमारी जो पावर्स है, पावर्स मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल जो पावर्स है, जो हमारी मानसिक पावर्स है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं इसी भौतिक चीज़ों में। समझ में आया। 3rd लाइन में हम लोग आ गए हैं। 3rd लाइन में ये क्या कहते हैं, जानते हैं इसमें क्या कहे हैं, ये बस इसमें वर्ड्सवर्थ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया नेचर से एकदम कट गई है, प्रकृति जो है ना उससे दुनिया के लोग हैं प्रकृति से कट गए हैं। सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कमाने और खर्च करने में लगे हुए हैं। 1 मिनट उनके पास टाइम नहीं है कि वो नेचर के पास बैठे, नेचर को देखें, नेचर को फील करें। 1 मिनट भी उनके पास समय नहीं है आज की दुनिया में। तो वर्ड्सवर्थ जिस समय थे उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय भी लोग नेचर से नहीं जुड़े थे, पूरी तरह से उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो कट गई थी नेचर से। उनके पास इतना समय नहीं था कि नेचर के पास जाएं, फील करें, नेचर को देखें, नेचर की ब्यूटी को देखें, उसको फील करें, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ क्या करते थे लोग, सिर्फ कमा रहे थे, खर्च करने में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो वर्ड्सवर्थ को वही चीज़ें बुरी लग रही है, चूँकि वर्ड्सवर्थ रहे हैं नेचर पोएट, तो वर्ड्सवर्थ को वही चीज़ें बुरी लग रही है, तो वही चीज़ें इन पोयम में वो शिकायत कर रहे हैं लोगों की। समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं, लिटिल वी सी इन नेचर्स दैट इज़ आर्स। 3rd लाइन में कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। यहाँ पे हम जो नेचर है ना, नेचर यानी कि प्रकृति, अब हम जो नेचर में कुछ ऐसा नहीं देखते जिसे हम अपना कह सकें। यानी कि लोग इतना बिजी हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कि नेचर में हम अब ऐसा कुछ देखते ही नहीं, हमको कुछ दिखाई ही नहीं देता जिसे हम अपना कह सकें, क्योंकि नेचर के साथ हमारा जो जुड़ाव है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फिर आगे कहते हैं वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ शॉर्डेड बोन। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे शॉर्डेड मतलब होता है घिनौना, नीच, बोन मतलब होता है वरदान, एक घिनौना वरदान, यानी कि 2 ऑपोजिट चीज़ एक साथ रखी गई है, तो ये ऑक्सीमोरोन है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोरोन का। ठीक है, तो इन लाइन में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि हम मतलब ये पहली वाले लाइन में क्या कहें कि अब हमें नेचर में ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं देता जिसे हम नेचर में अपना कह सके। नेचर से हमारी जो कनेक्टिविटी, हमारा जो जुड़ाव है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कहते हैं वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन, यानी कि हमने अपना दिल, हमने अपना हार्ट्स क्या किया है। यहाँ पे दिल का मतलब हमारी जो भावनाएँ हैं, हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है,
इन भौतिक और दुनियावी चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, सौंप दिया है अपने दिल को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने हार्ट्स को, हमने अपने दिल को इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, इन वर्ल्ड में दुनियावी चीज़ों को सौंप दिया है ना। तो अपना दिल का मतलब अपनी इमोशंस, अपनी स्पिरिट को बेच दिया है इन भौतिक चीज़ों और दुनियावी चीज़ों को। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अ शॉर्डेड बून, ये एक घिनौना वरदान की तरह है। ठीक है, शॉर्डेड बून का मतलब ये एक घिनौना वरदान की तरह है, यानी हमने पैसे तो पा लिया भाई, दुनिया में कमाया, खर्च किया तो पैसे तो पा लिया, जो एक वरदान है, कमाना, खर्च करना, आप कमा रहे हो तो एक वरदान है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, हमने अपने सोल को बेच दिया, जो कि एक घिनौना काम है। समझ में आया लाइन? तो यहाँ पे ध्यान रखना। फिर आगे क्या कहते हैं यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट लाइन में, 5th लाइन में कहते हैं दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। आगे की लाइन में कहते हैं कि दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। बेयर्स हर बॉजम मतलब क्या होता है, ठीक है, बेयर्स हर बॉजम मतलब अपना सीना खोल कर दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ना अब नेचर की ब्यूटी का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि देखो नेचर किस तरह है, नेचर से लोग क्यों नहीं कनेक्ट हैं। अब नेचर का एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड्सवर्थ दे रहे हैं, कह रहे हैं दिस सी द बेयर्स हर बॉजम टू द मून। कह रहे हैं कि ये जो समंदर है, ये जो सी है, ये जो समंदर है, जो रात के समय क्या कर रहा है, रात के समय चाँद की रोशनी में अपना सीना खोलकर लेटा हुआ है। यानी कि जब चाँद की रोशनी पड़ती है समंदर पे तो ऐसा वर्ड्सवर्थ ने बताया, ये जो समंदर है ना, ये चाँद की रोशनी में अपना सीना खोल कर लेटा हुआ है। यानी समंदर की लहरों पर चांदनी का जो खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ पे इन्होंने समंदर को इस तरह पर्सोनीफाई कर दिया है मानो कोई इंसान है जो अपना सीना खोल कर लेटा हुआ है। तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कहते हैं, तो इस लाइन में ये यही कह रहे हैं कि ये जो समंदर है, जो रात के समय चांदनी की रोशनी में अपना सीना खोलकर लेटा हुआ है, यानी समंदर की लहरों पर किसका खूबसूरत नज़ारा है, चांदनी रात पड़ती है ना रात में, तो वहाँ पे चांदनी का खूबसूरत नज़ारा है। दैट द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। आगे क्या कह रहे हैं, हॉलिंग मतलब होता है तेज शोर मचाना, गरजना। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आगे यहाँ पे विंड को भी इन्होंने बोला है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ध्यान रखना। विंड को भी कह रहे हैं, यहाँ पे सी को बोला, यहाँ पे हवा को भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं ये जो हवाएं हैं जो दिन भर तेज शोर मचाती हुई बहती रहती हैं, एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। फिर आगे कहते हैं अब गैदर्ड मतलब क्या होता है, शांत या सिमटी हुई। ठीक है, और जो वो हवाएं हैं जो अब इस समय बिल्कुल शांत होकर ऐसे सिमट गई हैं, मतलब इन दोनों में ये बोल रहे हैं, दोनों लाइन में, कि जो समंदर है वो क्या कह रहा है, समंदर चांद की रोशनी में अपना सीना खोलकर लेटा हुआ है, यानी समंदर की लहरों पर चांदनी का खूबसूरत नज़ारा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं ये जो हवाएं हैं जो दिन भर हर समय तेज शोर मचाती हुई बहती हैं, आगे कह रहे हैं, और यही हवाएं अब इस समय बिल्कुल क्या हैं, एकदम शांत हैं, शांत होकर ऐसे सिमट गई हैं जैसे कोई फूल सो रहा हो, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे कोई फूल सो रहा हो। यहाँ पे लाइक लगा दिया है, इसमें इन्होंने सिमली का यूज़ किया है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का, सिमले का। समझ में आए? फिर आगे कहते हैं फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आगे क्या कहते हैं, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब हो तालमेल ना होना, यानी कि बेसुरा हो जाना। फिर कह रहे हैं समंदर और हवाओं की इस खूबसूरत नज़ारे के लिए, अब नेचर की हर चीज़ के लिए अब हमारा जो तालमेल है ये बिगड़ चुका है। मतलब जो समंदर चांदनी रात में अपना सीना खोल के लेटा हुआ, या हवाएं बहुत तेज़ गरज रही हैं, या हवाएं अब इस समय शांत हो गई हैं, कोई इतनी शांत हो गई हैं जैसे कोई फूल सो रहा है, इन सब से हमें क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं नेचर को देखने का, है ना। समंदर हो या हवाएं का ये जो खूबसूरत नज़ारा है नेचर की हर चीज़ के लिए, अब हमारा जो तालमेल है वो टूट चुका है, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो नेचर से टूट गई है, हमारा तालमेल बिगड़ चुका है। हम नेचर के संगीत के लिए क्या हो चुके हैं, बेसुरे हो गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। फिर आगे कहते हैं इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आइड रेदर बी। आगे यहाँ से 6 लाइन, यहाँ से आपका 8 लाइन ख़त्म होता है, यहाँ से आपकी सस्टेट शुरू होती है। ठीक है, अभी तक वर्ड्सवर्थ शिकायत कर रहे थे, अब वर्ड्सवर्थ यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढ लिया उन्होंने। आखिरी की 6 लाइन में वो अपने पास्ट और ग्रीक माइथोलॉजी की ओर लौटना चाहते हैं। क्या कहते हैं, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आइड रादर भी।
तो यहीं से आपका 9वीं लाइन से पोइट्री का जो सेंस है, जहाँ पे आपका वोल्टा आता है, यहीं पे आ जाता है वोल्टा। वोल्टा का मतलब क्या है, थॉट ऑफ चेंजेज हो जाती है, यानी कि जो पोएट का अभी तक जो थॉट चली आ रही थी वो जैसे ही वोल्टा आएगा, 9वीं लाइन जैसे ही आएगी उसमें वो थॉट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का जो अभी तक शिकायत वाला थॉट था, जो शिकायत वाला जो मूड था, अब यहाँ 9वीं लाइन में शिकायत वाला मूड एकदम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, 9वीं लाइन में पोएट्री का जो सेंस है वो बदल जाता है। पोएट का जो गुस्सा है अब निराशा में बदल गया, अभी तक वो गुस्से से बता रहे थे। अब क्या कहते हैं, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आइड रेदर बी। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नेचर की जो खूबसूरती है हमारे दिल को बिल्कुल नहीं छूती। मूव्स अस नॉट मतलब नेचर की जो खूबसूरती है अब हमारे दिल को बिल्कुल भी नहीं छूती। भाई हम जब नेचर को देखेंगे तो नेचर कितना भी खूबसूरत दिखे, हमको क्या मतलब है? नेचर से जब हमारा तालमेल ही बिगड़ चुका है, नेचर के लिए हम बेसुरे हो चुके हैं, हम तो हमारा ध्यान तो पूरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर है, तो नेचर खूबसूरत दिखे चाहे कुछ भी दिखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं, इट मूव्स अस नॉट, मतलब नेचर की ये जो खूबसूरती है वो हमारे दिल को बिल्कुल भी नहीं छूती है। मूव्स अस नॉट। फिर कहते हैं ग्रेट गॉड आइड रेदर बी, हे भगवान आइड रेदर बी, यानी कि इस लालची ईसाई समाज का हिस्सा बनने से अच्छा है। अब पेगन सेटल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, क्योंकि वर्ड्सवर्थ उस समय एक क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, मतलब इसमें दिखाया गया है पोयम में वो, मतलब क्रिश्चियन धर्म, मतलब वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस क्रिश्चियन समाज का हिस्सा बनने से अच्छा होता कि मैं क्या बन जाता, पेगन होता। पेगन जानते हो क्या होता है? पेगन जो नेचर को पूजने वाले होते हैं, पूजने वाले पुराने लोग जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हें कहा जाता है पेगन। शकल मतलब होता है पला बढ़ा। क्रीड आउटवर्न मतलब होता है एक ऐसा पुराना धर्म जो अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ वही कह रहे हैं कि हे भगवान, काश गॉड मैं इस लालची ईसाई समाज का हिस्सा ना होता, मतलब इस लालची ईसाई समाज का हिस्सा बनने से अच्छा कि मैं क्या होता, एक पेगन होता, है ना, जिनका पालन पोषण किसी पुराने धर्म में हुआ होता। अगर मैं पेगन होता तो मेरा पालन पोषण किसी पुराने धर्म में होता जो अब दुनिया से खत्म हो चुका है। ये जो धर्म है अब दुनिया से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी प्राचीन ग्रीक धर्म अब नेचर की पूजा करता है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ पेगन बनना चाहते थे, ठीक है, ईसाई धर्म को, जो ईसाई धर्म का जो हिस्सा बनने से अच्छा है। आगे कहते हैं सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली मतलब होता है घास का मैदान, ठीक है। ली मतलब क्या होता है, घास का मैदान, मीडो जिसे बोलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि अगर मैं एक पेगन होता, है ना, अभी कह रहे हैं ना कि मैं पेगन होता, पेगन बनना चाहता हूँ, तो फिर कह रहे हैं अगर मैं पेगन होता, पेगन मतलब वही नेचर पूजक जो होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मैं पेगन होता तो कम से कम घास के इस खूबसूरत मैदान पर खड़े होकर हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है, झलकियाँ। फॉरलॉर्न मतलब क्या होता है, उदास या अकेला, ठीक है, अकेला। तो कह रहे हैं अगर मैं पेगन होता तो मैं इस घास के मैदान में खड़ा होकर क्या करता, मैं प्रकृति से ऐसे जादुई नज़ारे देख पाता, यानी कि मैं देवी देवताओं की झलक देख पाता जो मेरे इस गहरे दुख को, मेरे इस फॉरलॉर्न को, मेरे इस अकेलेपन को कम कर देता। अगर मैं नेचर पुजारी होता, अगर मैं पेगन होता तो मुझे वाकई में नेचर में देवी देवता दिखते, उनकी झलकियाँ दिखती, तो ये जो मेरा दुख है ना ये शायद ना होता, शायद ये दुख कम हो जाता। फिर आगे बोल रहे हैं हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। प्रोटियस ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्होंने प्रोटियस कौन है, ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक समुद्री देवता है जो अपना रूप बदल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बात बताया है प्रोटियस के बारे में। कह रहे हैं वो झलकियाँ किसकी होती, मतलब अगर मैं पेगन होता तो मैं किसी ऐसे ली मतलब घास का मैदान के, अगर मैं पेगन होता मैं घास के मैदान में खड़ा होकर नेचर में देख पाता, नेचर में जादुई नज़ारों को देख पाता, यानी कि देवी देवताओं की झलक को देख पाता। तो वो झलक किसकी होती, वो झलक प्रोटियस की होती, है ना। प्रोटियस यानी कि समंदर के लहरों के बीच से प्राचीन जो समुद्री देवता है प्रोटियस को मैं ऊपर उठते हुए देख पाता। फिर आगे कह रहे हैं आर हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रैथ हॉर्न। आगे फिर ये कह रहे हैं कि और ट्राइटन का भी यहाँ पे इन्होंने नाम लिया है। ट्राइटन कौन है, ये भी एक ग्रीक समुद्री देवता है जो आधा इंसान आधा मछली है, ठीक है। रैथ हॉर्न मतलब घुमावदार शंख। तो कह रहे हैं या तो मैं प्रोटियस को देखता समंदर से निकलते हुए, समंदर से ऊपर उठते हुए देखता, या फिर मैं पुराने समुद्री देवता ट्राइटन को अपना घुमावदार शंख हॉर्न बजाते हुए सुन पाता।
जिससे समंदर की जो लहरें हैं वो शांत हो जाती। तो पोएट का मतलब यहाँ ये था कि अगर नेचर में देवी देवता दिखें तो कम से कम इंसान नेचर की कद्र और सम्मान तो करेगा, जो आज के इस लालची इंसानों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये थी पोयम। ठीक है, अब हम इसके बारे में फैक्ट पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से फैक्ट हैं। हालांकि ठीक है, तो ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ की है, पेट्रार्कन सोनेट है, रोमांटिसिज्म मूवमेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट है। पोएम टाइटल क्या है, वर्ल्ड इज टू मच विद अस है। ईयर ऑफ कंपोजिशन कब है, तो 1802 में लिखा गया है इसे, ये भी ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट पब्लिकेशन कब है, 1807 में। द कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये आया है, इतना ध्यान रखना है। मूवमेंट क्या है, लिटरेरी मूवमेंट है, रोमांटिसिज्म। पोएटिक फॉर्म क्या है, सोनेट है, ये ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। तो ये जो पोएम है ना, रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्व पीपल अबेंडिंग रूरल नेचर कनेक्टेड लाइफ्स ऑफ ओवर क्राउडेड सिटीज़ एंड फैक्ट्री जॉब्स ड्राइवन बाय अ डिज़ायर फॉर वेल्थ। तो यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो पोएम है ना, ये इंग्लैंड की फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ ने देखा कि लोग पैसे और लालच के पीछे भाग रहे हैं, गांव को छोड़कर भीड़ भाड़ वाले शहरों और कारखानों में जा रहे हैं, और नेचर से उनका जो रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, और ये इसलिए लिखे हैं। कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कोर कॉन्फ्लिक्ट यही है कि हार्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, लॉस ऑफ कनेक्शन विद नेचर ड्यू टू रैम्पेंट मटेरियलिज्म। तो कोर इसका जो कोर कॉन्फ्लिक्ट यही है कि ये मॉडर्न समाज के बढ़ते हुए जो मटेरियलिज्म है और पैसे की अंधी दौड़ के कारण नेचर से कटते जा रहे इंसानों की बहुत बड़ी कड़ी आलोचना है। बस वही है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मटेरियलिज्म चीज़ों के लिए, मतलब भौतिक जो चीज़ें हैं उनको खरीद रहे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो नेचर को देखें, नेचर से उनका जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए वर्ड्सवर्थ को ये बुरा लग रहा है, इसलिए वर्ड्सवर्थ शिकायत कर रहे हैं। समझ में आया, ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है। एग्जाम रिलेवेंस आपको याद रखना है कि ये जो पोयम है, ये पोयम ना क्रूशियल फॉर क्वेश्चन ऑन सोनेट स्ट्रक्चर, इसका ऑक्सीमोरोन वाला पूछा जा सकता है। शॉर्टेड बोन, ग्रीक माइथोलॉजिकल एल्यूजन का इन्होंने इसमें यूज़ किया है, जैसे कि प्रोटियस और ट्राइटन का उन्होंने यूज़ किया है। तो प्रोटियस और ये ग्रीक माइथोलॉजी का एल्यूजन है, और वर्ड्सवर्थ का एंटी इंडस्ट्रियल रवैये के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अब हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो पोयम है ये पेट्रार्कन यानी कि इटालियन सोनेट के फॉर्म में पैटर्न को फॉलो करता है। लेंथ इसकी क्या है, 14 लाइन्स है। मीटर क्या है, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, अब्बा अब्बा। ऑक्टेव के तो आपको पता ही है, इसका ABB है ना, आप अब्बा अब्बा करके इसको एड्रेस करके याद कर सकते हो। और सस्टेज का इसका याद रखना CDC DCD है, ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर डिवीजन क्या है, ऑक्टेव की लाइंस 108 स्टेट द प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी ऑब्सेशन विद द मटेरियलिज्म गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो इसमें समस्या क्या बताई गई है, शुरुआत के 8 लाइनों में इंसान सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने में पागल है और नेचर से पूरी तरह दूर हो गया है। ये 8 लाइन में वर्ड्सवर्थ यही शिकायत करते हैं। देन उसके बाद वोल्टा आता है यानी कि टर्न, इस शिकायत में चेंजेस आ जाता है। तो इस शिकायत में यानी कि 9वीं लाइन में वोल्टा आता है। इस 9वीं लाइन में वो क्या बोलते हैं, ग्रेट गॉड का बोलते हैं, ग्रेट गॉड शब्द आता है। तो 9वीं लाइन आपको कैसे पहचानना है, 9वीं लाइन ग्रेट गॉड से याद है। 9वीं लाइन में जहाँ पे वोल्टा आता है वहाँ पे वो ग्रेट गॉड शब्द आता है। ठीक है, यहाँ से पोएट्री का जो टोन है वो रोने से बदलकर एक बहुत ही गहरे पर्सनल गुस्से और तड़प में बदल जाता है। देन उसके बाद सस्टेट ये रहेगा 9 to 14 ऑफर द स्पीकर रेडिकल रेजुलेशन। तो लास्ट की लाइनों में, आखिरी 6 लाइनों में पोएट अपना जो कड़ा और हैरान करने वाला रेजुलेशन देता है। वो कहता है कि नेचर से जुड़ने के लिए वो पुराने और पिछड़े हुए पेगन धर्म को अपनाने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। स्पीकर सिचुएशन मैंने बता ही दिया है। इसमें पोएट क्या करते हैं, स्पीकर कौन है, खुद पोएट हैं, यानी कि खुद वर्ड्सवर्थ ही हैं स्पीकर, जो मॉडर्न दुनिया के इस लालच को देखकर बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। सिचुएशन क्या है पोएट की, सिचुएशन यही है यानी कि वर्ड्सवर्थ की यही सिचुएशन है कि पोएट रात के समय चांदनी की रोशनी में नहाए हुए एक बेहद खूबसूरत सी को देख रहा है। लेकिन पोएट को इस बात का गहरा दुख है कि बाकी इंसानों को इस खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, बाकी इंसान तो सिर्फ पैसे के पीछे अंधे हैं। ये पोएट का सिचुएशन है। क्लाइमेक्स इसमें क्या है, तो स्पिरिचुअल डेडनेस को देखकर पोएट जो है वो हताश हो जाते हैं। स्पिरिचुअल डेडनेस मतलब आध्यात्मिक मौत, यानी कि जो लोग हैं उनका आध्यात्मिक यानी कि नेचर से जुड़ाव नहीं है,
ये सब देखकर पोएट क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चिल्लाते हैं पोएट, हताश में चिल्लाते हैं कि ऐसे आधुनिक, ठीक है, ऐसे आधुनिक और ऐसे लालची ईसाई बनने से लाख गुना अच्छा है कि मैं एक पेगन बन जाऊं। कम से कम पेगन होता तो नेचर को भगवान तो मानता, है ना। तो ये चीज़ें थी। इसकी थीम वेरी इजी है, मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, है ना। इसकी थीम यही है, मतलब यही है कि पैसे कमाने खर्च करने की अंधी दौड़, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इंसानों की जो आध्यात्मिक पावर है जो अंदरूनी शांति को सोख रही है। दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम नेचर से तालमेल जो टूट गया है, नेचर से अलगाव। मॉडर्न इंसान क्या है, मॉडर्न इंसान का नेचर के साथ तालमेल बिगड़ गया है, एकदम बेसुरे हो गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। अब गरजती हुई हवाएं, खूबसूरत समंदर हमारे दिलों में कोई हलचल पैदा ही नहीं करते, क्योंकि भाई नेचर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। ये चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इसका क्या हो जाएगा, ये तीसरा है। इसमें इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने डायरेक्ट जो औद्योगिक क्रांति है उस पर अटैक किया है वर्ड्सवर्थ, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर सीधा वार है, जिसने नेचर को भगवान मानने के बजाय सिर्फ एक रिसोर्स या इस्तेमाल की चीज़ बना दिया है ना। डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो पोएट का यहाँ पे क्या डिज़ायर है, क्या बनना चाह रहा है वो, इस क्रिश्चियन समाज से हट के क्या बनना चाह रहा है। तो वो कह रहा है इस क्रिश्चियन समाज का हिस्सा बनने से अच्छा कि मैं पेगन बन जाऊँ। पेगन बनने का मतलब ये नहीं कि वो सच में अपना धर्म छोड़ना चाहते, नहीं, ये बस उनकी एक तड़प है कि काश लोग दोबारा नेचर को प्योर एंड जीवित मानना शुरू कर दें, लोग नेचर को भगवान मानना शुरू कर दें, नेचर की तरफ देखना शुरू कर दें। समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं। इसको छोड़ती हूँ, PDF मिलेगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये ना इसमें पोयम में रोमांटिक एलिमेंट्स, अब ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ अगर हैं तो वो अपने पोयम में रोमांटिक एलिमेंट्स उनके पोयम में देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। रोमांटिक एलिमेंट क्या है, पैसिनेट टोन है, यानी कि पोइट्री का जो पोइट्री जो है ना एक शांत उदासी से शुरू होकर एक फ्यूरियस डिस्पेयर क्लाइमेक्स तक पहुंच जाता है ना। यही है नेचर एज डिवाइन। वर्ड्सवर्थ ने इंग्लिश रोमांटिसिज्म को क्या किया, प्राचीन ग्रीक क्लासिकल एंटिक्विटी से जोड़ने के लिए समुद्री देवताएं प्रोटियस और ट्राइटन का बेहतरीन यूज़ किया है ना। क्यों ऐसा क्यों किया है वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब उन्होंने क्लासिकल एल्यूजन दिया है। इसको छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये वाला देखते हैं। ये रिजेक्शन रेशनलिज्म इंडस्ट्री, यानी कि रेशनलिज्म इंडस्ट्री को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, नेचर को डिवाइन पावर बना दिया है। चलो इसको छोड़ दें, यहाँ पे आते हैं। अब वर्ड्सवर्थ ने इसमें पोएटिक कौन सा आर्ट यूज़ किया है, पैसिनेट टोन, याद रखना। मतलब मैंने कहा ना पोइट्री जब शुरुआत होती है, पोइट्री का जो टोन कैसा होता है, उदासी से शुरू होती है। पोइट्री शुरुआत उदास से शुरू होती है, लेकिन ख़त्म किस पे, एक फ्यूरियस डिस्पेयर पे क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। इसमें एल्यूजन किसका देखने को मिलता है, तो वर्ड्सवर्थ ने इंग्लिश रोमांटिसिज्म को ना प्राचीन ग्रीक लिटरेचर से जोड़ने की कोशिश किया है। कैसे, क्योंकि इन्होंने प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी का दो लोग का नाम लिया है, प्रोटियस एंड ट्राइटन। तो इससे होता है ना कि इन्होंने जोड़ दिया है, दो सी गॉड को इन्होंने बेहतरीन यूज़ किया है अपनी इस पोयम में। सिंप्लिसिटी विद फिलोसफिकल डेप्थ क्या है, जैसे रोज़मर्रा की साधारण शब्दों का यूज़ करके पोएट ने इंसानी आत्मा पर बहुत बड़ा दार्शनिक प्रहार किया है। यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफी, इन्होंने एपस्ट्रॉफी का यूज़ किया है, जहाँ पे इन्होंने ग्रेट गॉड, नौवीं लाइन में जो वोल्टा आता है ना, नौवीं लाइन में जहाँ पे वो ग्रेट गॉड कहते हैं, तो वो क्या है, ग्रेट गॉड को वो एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, एपस्ट्रॉफी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पाना और खर्च करना, ये सब क्या है, ये सब एक कंज्यूमरिज्म एंड कैपिटलिज्म, है ना, को कभी ना खत्म होने वाले थकाऊ चक्र का, थकाऊ एक साइकिल का प्रतीक है। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम सीन, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही पर्सोनिफाइड इमेजरी का यूज़ किया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ इन्होंने किया है ना, कि जो नेचर को बहुत ही करीब, कमज़ोर और खूबसूरत रूप से दिखाती है। स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूल, ये मॉडर्न इंसानों की जो आधुनिक जो इंसान है ना उसकी सोई हुई मृत आत्माओं का प्रतीक है, जिन्हें नेचर नहीं जगा पा रही है। प्रोटियस एंड ट्राइटन का इन्होंने यूज़ किया है, ये दोनों नेचर के साथ एक जीवित पौराणिक क्या है, एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन टू नेचर है। मतलब ये लोग नेचर से जुड़े होते हैं, हमेशा रूप बदलने वाले समंदर का प्रतीक है। ट्राइटन क्या है, वो नेचर की आवाज़, संगीत का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं, मैंने ज़्यादा उसको बढ़ाया नहीं, जो समझने वाली चीज़ थी वहाँ पे मैंने बता दिया, ताकि आपका वीडियो लेंदी ना बने। बस आप समझ के रखिएगा, ठीक है, जो मैंने समझाया है। ओके, हर जगह वही बातें हो रही हैं, तो
आपको पूरी पोएम समझ में आ जाती होंगी। चलिए हम लाइन को देख लेते हैं जल्दी से। दी वर्ल्ड, अब इसकी इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है आपको याद रखनी है। दी वर्ल्ड टू मच विद अस लेट एंड सून, ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओपनिंग लाइन है ये, ठीक है, ये ओपनिंग लाइन है। ये लाइन वर्ड्सवर्थ के जो कैपिटलिज्म के विरोध को दर्शाने के लिए बार बार पूछी जाती है। इसका मतलब हम लगातार पैसे कमाने और उसे खर्च करने की अंधी दौड़ में अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है, अपनी जो मेंटली पावर है, अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा याद रखना है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विले वेस्ट आर पावर्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमने अपनी आत्मा, हमने अपनी भावनाओं का सौदा भौतिक सुख सुविधाओं से कर लिया है। तीसरा याद रखना है यहाँ पे, वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे अ शॉर्टेड बोन, यानी कि ये अक्सर पूछा जाता है। शॉर्टेड बोन मतलब घिनौना वरदान है ना, सेमफुल गिफ्ट वाइल ब्लेसिंग, पैसा पाना वरदान है लेकिन आत्मा बेचकर तो घिनौना है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम ट्रैप याद रखना, शॉर्टेड बोन ट्रांसलेट द सेमफुल गिफ्ट या फिर वाइल ब्लेसिंग, ये ध्यान रखना है। एग्जाम ट्रैप यहाँ पे शॉर्टेड बोन ऐसे भी लिखा जाता है, सेमफुल गिफ्ट या वाइल ब्लेसिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अक्सर करके शॉर्टेड बोन का अर्थ अक्सर पूछा जाता है कि शॉर्टेड बोन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ना शेमफुल गिफ्ट भी होता है, वाइल ब्लेसिंग भी होता है। नेक्स्ट जो है, ग्रेट गॉड आईड रेदर बी अ पैगन शकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन, तो ये 9वीं लाइन में आता है जहाँ से वोल्टा आता है, चेंज ऑफ थॉट, यही आता। पोइट यहाँ पे कहते हैं एक ऐसे पुराने पेगन जो अब खत्म हो चुके हैं, है ना, उसको बना मतलब उसको मानने वाला पसंद करते। यहाँ पे पोइट ना पेगन बनना, एक ऐसा धर्म, एक ऐसा मूर्ति पूजक जिसको मानने वाला बनना पसंद करेंगे ताकि कम से कम वो नेचर के साथ जुड़ाव फील कर सके, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न, ये लास्ट की लाइनों में आता है। यहाँ पोएट की ये पोइट्री की लास्ट लाइन है, जो शहर के शोर शराबे के बजाय नेचर के जो मेलोडी सॉन्ग है सुनने की इच्छा गहरे, जहाँ समुद्री देवता ट्राइटन अपना शंख बजा रहे हो, ये ध्यान रखना। तो इसमें कहाँ कहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, शॉर्टेड बोन, तो ये ऑक्सीमोरोन है, ऑक्सीमोरोन है। सॉर्डेड बोन, बोन का मतलब वरदान, आशीर्वाद, और शॉर्डेड का मतलब घिनौना या गंदा, दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। पर्सोनिफिकेशन, द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट द आर्स, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे शी को उन्होंने एज ए ह्यूमन दिखाया है कि उसने अपना सीना खोल कर, वो चांदनी की रात में अपना सीना खोल कर लेटा हुआ है। द विंड्स, हवाएं बहुत तेज़ बह रही हैं, है ना, यहाँ पे समंदर और हवाओं को इंसानों की तरह काम करते हुए इंसानी अंगों के साथ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन थी, स्लीपिंग फ्लावर्स, वहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, शांत हवाओं की तुलना, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे, हमने जो हमारे दिल हैं वो हमने बेच दिया है, मतलब आध्यात्मिक जीवन का जो भौतिक लाभ के लिए हमने अपने दिल को, अपनी इमोशन को बेच दिया है। तो यहाँ पे ना मेटाफर है, यहाँ पे क्या है, ये मेटाफर है। सिमली का यहाँ कहाँ पे यूज़ किया है, आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, यहाँ पे देखना, अभी जो मैंने बताया था कि स्लीपिंग फ्लावर्स, अगर इतना पूछ लेना सोते हुए फूल, अलग से पूछेगा तो ये आपका चला जाएगा, पर्सोनिफिकेशन में चला जाएगा। बट अगर ये पूरी लाइन में पूछ ले स्लीपिंग फ्लावर्स लाइक, तो यहाँ पे आपका ये सिमली हो जाएगा। सिमली यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है ना, शांत हवाओं की तुलना सोते हुए फूलों से की गई है। इन्होंने कुछ एल्यूजन भी दिया है, तो किसका एल्यूजन दिया है, एक तो पेगन, एक तो प्रोटियस, एक तो ट्राइटन, ये एल्यूजन याद रखना। पोइट्री में पेगन, प्रोटियस और ट्राइटन जैसे एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के रेफरेंस दिए गए हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी सब है। एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे है, जहाँ पे 9वीं लाइन में जब उल्टा आता है, जहाँ पे वो ग्रेट गॉड बोलते हैं, है ना, ग्रेट गॉड, यानी कि अत्यधिक भावना से बहकर सीधे वो भगवान को पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एपोस्ट्रॉफी है। तो ये चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बस ख़त्म हो गया है। क्रिटिकल व्यूज़ क्या है ना, इकोलॉजिकल प्रॉफिट क्या मानना है इनका, कुछ क्रिटिक का क्या मानना है। जो मॉडर्न क्रिटिक हैं वो इस पोएम को ना इन्वायरमेंटल लिटरेचर की शुरुआती चेतावनी में से एक मानते हैं, इन्वायरमेंटल लिटरेचर की, ये ध्यान रखना है। मतलब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से होने वाले जो इकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक नुकसान की चेतावनी है। सिंबॉलिक पैगनिज्म, तो ये भी ध्यान रखना। क्रिटिक का मानना है कि वर्ड्सवर्थ वास्तव में ईसाई धर्म नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने पेगन शब्द का यूज़ सिर्फ सिंबॉलिक रूप से अपने साथी ईसाइयों को शर्मिंदा करने के लिए कहा, जो भगवान की बनाई नेचर को पवित्र मानने में विफल रहे हैं। रोमांटिक मैनिफेस्टो क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि ये पोइट्री जो है ना, ये पोएम जो है, ये मॉडर्न दुनिया की मशीनी जो सोच है ना, जो मशीनी सोच है, मशीनरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये पोएम ना मॉडर्न दुनिया की मशीनी सोच के खिलाफ एक पर्सनल मानवीय आत्मा को बचाने की रोमांटिक संघर्ष है
है ना, कि आप उसकी तरफ मत जाओ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या फिर मटेरियलिज्म की तरफ मत भागो, आप नेचर की तरफ आओ, है ना। तो ये बताया है। चलिए वन लाइनर ले लेते हैं। आज बहुत जल्दी मैंने फिनिश किया है, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपका। जो मेन चीज़ें हैं, हर चीज़ हम नहीं पढ़ाएंगे, जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ा देंगे तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो रिटन कब है 1802, पब्लिश कब है 1807, कौन से फॉर्म में लिखी गई, कौन से पैटर्न फॉलो किया है, पेट्रार्कन सोनेट है ये। मीटर क्या है, एम्बिक पेंटामीटर है। राइम क्या है, राइमिंग ये ध्यान रखना है पूरा। कोर थीम क्या है, ये ऑक्टेव का, ये सस्टेट का। कोर थीम, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों पोएम है, दोनों पोएम का सस्टेट चेंज है। ऑक्टेव तो सेम है, लंडन 1802 मैंने पढ़ाया था, उसका भी ऑक्टेव सेम है ये, लेकिन यहाँ पे सस्टेट चेंज कर दिया है। ऑक्टेव कभी भी फिक्स रहता है, सस्टेट फिक्स नहीं रहता है, इतना ध्यान रखना। कोर थीम इसका क्या है, ठीक है। कोर थीम क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म एंड एलिनेशन फ्रॉम द, मतलब मटेरियलिज्म की इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, भौतिकवाद की आलोचना की है, नेचर से अलगाव के बारे में बताया है। द वर्ल्ड रेफर्स टू, यहाँ पे जो वर्ल्ड का मतलब क्या है, वर्ल्ड का मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली परसूट एंड सोसाइटी, यानी कि भौतिकवादी दौड़, संसारिक मामले और लालची समाज, है ना। व्हाट डू वी ले वेस्ट, है ना, हम क्या बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने पावर्स को बर्बाद कर रहे हैं। पावर्स मीन जो हमारी आध्यात्मिक, जो हमारी मानसिक शक्ति है, जो हमारी आध्यात्मिक पावर है, हमारी कल्पना शक्ति है, इमेजिनेटिव जो पावर है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। शॉर्टेड बोन का मतलब क्या होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। वोल्टा कब आता है, लाइन 9 में, कब, जब ग्रेट गॉड आता है, ठीक है। स्पीकर विशेस टू बी, स्पीकर क्या बनना चाह रहा है, क्या बनने की कोशिश कर रहा है, तो पेगन बनना। क्रीड आउट वन रेफर्स टू, तो क्रीड आउट वन का मतलब जो एंशियंट ग्रीक या रोमन जो पॉलीथेस्टिक रिलीजन है उनके बारे में बता रहे हैं, जो अब चलन में नहीं है, यानी कि पेगन जो अब चलन में नहीं है, ठीक है, ये समझ में है। ये पुराना कोई धर्म था जो अब नहीं है, उसे कहा गया है क्रीड आउट वन। प्रोटियस एक ग्रीक सी गॉड है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग हिज शेप, तो प्रोटियस कौन है, एक ग्रीक सी गॉड है जो अपना रूप बदल सकता है। ट्राइटन कौन है, तो ट्राइटन एक ना सी गॉड है, ये भी सी गॉड है, ये भी सी गॉड है, दोनों ही ग्रीक सी गॉड हैं, लेकिन ये सन ऑफ पॉसिडियन हु ब्लोज नॉच, है ना, कॉन्च शेल रैथड हॉर्न। तो ट्राइटन कौन है, ये ग्रीक समुद्री देवता है, पॉसिडन का बेटा है जो शंख बजाता है, ये ध्यान रखना। पोयम इज अ रिएक्शन अगेंस्ट, जो पोयम है, ये पोयम जो है ये किसके खिलाफ, एक रिएक्शन है, तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, औद्योगिक क्रांति के खिलाफ है ये पोयम। अब हम ट्रैप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैप 1 में क्या है, द मीनिंग ऑफ शॉर्टेड बोन, कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मीनिंग ऑफ शॉर्टेड बोन, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर्स फ्रीक्वेंटली आस्क द मीनिंग ऑफ द दिस फ्रेज आर फिगर ऑफ स्पीच, इट रिप्रेजेंट द रिमेंबर, तो इसका फिगर ऑफ स्पीच ध्यान रखना, ये ऑक्सीमोरोन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे गए हैं, तो ये ऑक्सीमोरोन है, ये ध्यान रखना है, ओके। एंड ये ऑक्सीमोरोन है, ऑक्सीमोरोन सेमफुल फिल द ब्लेसिंग, तो ये ध्यान रखना है। शॉर्टेड बोन का मतलब फिगर, अक्सर एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, हमेशा याद रखना, ये ऑक्सीमोरोन है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मतलब पूछा जाएगा शेमफुल ब्लेसिंग, है ना। ट्रैप 2 सोनेट टाइप, इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है, ये क्या है, ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है, ये पेट्रार्कन सोनेट, इसके लास्ट में कोई राइमिंग कपलेट नहीं है, यानी कि जैसे शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न होता है। ट्रैप नंबर 3, इसमें आइडेंटिफाइंग द गॉड्स, है ना, देवताओं की पहचान। प्रोटियस है, ट्राइटन है, दोनों ही सी ग्रीक गॉड हैं, रोमन या नॉर्स नहीं। तो प्रोटियस जो है वो समुद्र से उठने के लिए जाना जाता है, ट्राइटन शंख बजाने के लिए जाने जाते हैं। ट्रैप नंबर 4, दी वर्ल्ड का मतलब क्या है, पहली लाइन में दी वर्ल्ड आता है, तो पहली लाइन में आए जो शब्द है, दी वर्ल्ड का मतलब धरती या नेचर नहीं, इसका सीधा सीधा मतलब है मानव समाज, व्यापार, भौतिक सुख सुविधाएं, ये ध्यान रखना है। ट्रैप नंबर 4 में ह्यूमन सोसाइटी, कॉमर्स एंड द मटेरियल अफेयर्स। ट्रैप नंबर 5, दी टर्न, है ना, जब वोल्टा कब आता है, शिफ्ट इन थॉट, चेंजेस ऑफ थॉट, वोल्टा कब आता है, तो आखिरी 6 लाइनों यानी कि 9वीं लाइन में आता है। तो 9वीं लाइन जैसे ही आपकी सस्टेट शुरू होता है, पहली लाइन वही होती है बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ग्रेट गॉड बोला है वो आपकी वोल्टा है ना, जहाँ पे विचारों का बदलाव हो जाता है, चेंज ऑफ थॉट हो जाता है। तो ये थी आपकी पोयम जो बहुत ही जल्दी मैंने फिनिश कर दी है। और कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। बाकी ये सारी PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। आज बहुत जल्दी फिनिश किया है क्योंकि ऐसे ही हम पढ़ेंगे तब जाके आपकी जो क्लासेस है, वीडियो जो लेंदी है, मतलब इतनी लेंदी नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।